गुड इवनिंग डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वी हैव कनेक्टेड एट अमरनाथ सर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड नाउ वी आर कंटिन्यू अ सीरीज ऑफ क्लास 9th इंग्लिश बुक कावेरी। हम आपको उस सभी चैप्टर्स के एक वीडियो में हर एक चैप्टर का क्या कर रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी एक ट्रांसलेशन करके उसकी स्टोरी आपको बता रहे हैं ताकि आपके लिए ये नई बुक को समझना आसान हो पाए। तो उसी सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 4 पे हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राइट किया गया है, विटामिन एम। चैप्टर का नाम है विटामिन एम। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो अमरनाथ सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 to 12 तक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी भी आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से। प्लस लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू किया जाए। चैप्टर विटामिन एम, चैप्टर नंबर 4। देखिए, अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो यह कहानी एक शहरी परिवार की है जहां रवि अपनी माँ विद्या और दादाजी के साथ रहता था। दादाजी हाल ही में अपने छोटे शहर का घर छोड़कर शहर में बेटी के पास आए हैं क्योंकि वे अकेले रहने में असमर्थ हो गए थे। 75 ईयर्स के जो दादाजी हैं एक पूर्व वकील हैं, दिमाग तेज है, शतरंज की हजारों चालें याद हैं, पर आजकल छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और उम्र की कमजोरियां परेशान करती हैं। रवि की माँ बोलती है, काश कोई विटामिन एम का आविष्कार करता तो बूढ़ों का याददाश्त ठीक करे। यहाँ एम का मतलब मेमोरी है। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब क्या है बेटा? मेमोरी है। दादाजी शहर की भीड़ भाड़ और शोर से परेशान हैं। अपने पुराने शांत घर और बगीचे के आम के पेड़ को याद करते हैं। एक काम आप लोगों को करना है, जब आप स्टोरी को सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग जरूर लिखिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं कमेंट में, और आपको एक कितनी समझ आ रही है। क्या इस तरह के सीरीज को और भी क्लासेस के लिए कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अपने पुराने शांत घर और बगीचे के आम के पेड़ को याद करते हैं। माँ ने रवि को दादाजी का ख्याल रखने और उन्हें अकेले बाहर न जाने की हिदायत दी है, पर दादाजी स्वतंत्र और स्वाभिमानी हैं। उन्हें यह पाबंदी बुरी लगती है। जब माँ काम पर जाती है तो दादाजी तमिल अखबार लेने बाहर जाना चाहते हैं। रवि असमंजस में पड़ जाता है। क्या असमंजस? माँ की बातें माने या दादाजी की? कहानी में बुजुर्गों की देखभाल, उनके स्वाभिमान और परिवार में 3 पीढ़ियों के बीच के रिश्ते को बहुत संवेदनशील से दिखाया गया है। रवि और दादाजी के बीच शतरंज खेलने के दृश्य में दादाजी की बुद्धिमत्ता और गहरी जानकारी सामने आती है। अगर इस चैप्टर में एक मेन क्या मैसेज देना चाहते हैं राइटर, तो इसमें कहा गया कि बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी शारीरिक कमजोरियों के बावजूद उनके अनुभव और ज्ञान का अनमोल है। परिवार में संवाद और प्रेम से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर को एक ब्रीफ में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, काश रवि की माँ ने एक तस्तरी पर जल्दी जल्दी कुछ हरे, लाल और नारंगी गोलियां रखते हुए कहा, कोई एक याददाश्त बढ़ाने की दवा बना देता, विटामिन एम, उसे यह नाम दे सकते हैं, और हम उसे बुजुर्गों को उनकी याददाश्त सुधारने में मदद के लिए दे सकते थे। ठीक है, just a minute, I'm coming to the point. Just a minute. ठीक है, एक किसकी मदर कहती हैं? रवि की मदर कहती हैं। किसकी मदर कहती हैं? रवि की मदर कहती हैं कि काश की कोई ऐसा विटामिन बनता कि उसको हम बुजुर्गों की याददाश्त सुधारने के लिए दे सकते थे। दादाजी सुन लेंगे, रवि ने कहा, और रॉकिंग चेयर पर बैठे उस दुर्बल बुजुर्ग की ओर इशारा किया जो अखबार को नाक में बिल्कुल पास लाकर पढ़ रहे थे। चिंता मत करो, मुझे संदेह है कि दादाजी मुझे सुन भी सकते हैं। आजकल वे न केवल ठीक से सुन पाते हैं, न ठीक से देख पाते हैं और न ही ठीक से याद रख पाते हैं। मुझे खुशी है कि आज से तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई है। अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। पिछला महीना तो वह रुक गई और उस याद में कांप उठी। पिछले महीने ही रवि के जो दादाजी थे उनके साथ रहने आए थे, क्योंकि वह अकेले रहने के लिए बहुत बूढ़े हो गए थे। यह एक कठिन महीना था जिसमें दादाजी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा,
क्योंकि उन्होंने भूल बस अपनी दवाइयों की दोहरी खुराक ले ली थी। और फिर उन्होंने कई चिंताजनक क्षण दिए जब वे एक बार शहर के लिए गए और घर का क्या हो गया, रास्ता ही भूल गए। दादाजी बहुत नाराज हो गए थे जब उनकी बेटी रवि की माँ ने इस बात पर जोर दिया कि वे फिर कभी अकेले बाहर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं विद्या बेटा, उन्होंने अपनी बेटी से अपनी आवाज़ में उस दृढ़ता के साथ कहा जो एक वकील के तौर पर उनके स्वभाव का हिस्सा रही थी, कि मैंने अपने 75 साल के जीवन में एक बड़े हिस्से में अपना ख्याल खुद ही रखा है। 10 साल पहले तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने उनकी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी और मैं खुद ही खाना बनाने, खरीदारी करने और घर के सारे काम भी करता रहा हूँ। पहले तो तुम मुझे इस भयानक भीड़ भाड़ वाले शहर के इस छोटे से तंग फ्लैट में आकर रहने के लिए मजबूर किया, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे अकेले बाहर जाने से रोकने का हक है। दादाजी को शहर की शोरगुल और हलचल से नफरत थी, और जब वे अकेले होते थे तो वे अक्सर अपने छोटे से ईंट के घर की लालसापूर्व बातें करते थे। कितनी अद्भुत जगह, बागीचे में वह बड़ा आम का पेड़, इतनी शांति है कि शाम के समय पत्ते की गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है। लेकिन फिर एक शाम को जब दादाजी बागीचे में इधर उधर घूम रहे थे तब वे फिसल कर गिर गए। अब पूरी रात बाहर पड़े रहे क्योंकि उन्हें उठाने के लिए घर पर कोई नहीं था। यह 1 महीने पहले की बात थी और इसी वजह से रवि की माँ ने वह छोटा सा ईंट का घर बंद करके दादाजी को अपने साथ रहने लाई थी। तो आपको भी पता चल गया कि दादाजी को यहाँ लाने क्यों लाई थी उसकी रवि की माँ। चाहे कुछ भी हो जाए रवि, दादाजी को अकेले बाहर मत जाने देना, यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने निर्देश दिया कि दोपहर के भोजन के बाद दादाजी को दी जाने वाली दवाइयों का विवरण भी बताया। फिर अपने पिता की ओर मुड़कर बोली, मैं काम पर जा रही हूँ पापा, रवि आपका देखभाल करेगा। आज से उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। रवि को अपनी माँ की वह बहुत ऊंची आवाज़ देकर तकलीफ हुई जो वह दादाजी से बात करते समय इस्तेमाल करती थी, मानो वह किसी ऐसे बच्चे से बात कर रही हो जो ठीक से सुन या समझ ना सके। दादाजी धीरे धीरे झूलते रहे और उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया कि उन्होंने उनकी बात सुन ली। चिंता मत करो मम्मी, रवि ने अपनी माँ के चिंतित चेहरे को देखते हुए वादा किया। उसे उनके लिए बुरा लग रहा था। आप काम पर जाओ, दादाजी मेरे साथ घर पर ठीक रहेंगे। दादाजी क्या हम शतरंज खेलें या टीवी पर क्रिकेट मैच देखें? रवि ने माँ के जाने के बाद पूछा। दादाजी बहुत अच्छा खेलते थे, बिल्कुल शांत और चतुराई से। रवि ने पाया कि जब दादाजी उनके साथ रहने आए थे उसकी अपनी खेल भी काफ़ी सुधर गई थी। यह वही शुरुआती चाल है जो कार को ठीक है, जब कारपो ने कंप्यूटर के खिलाफ खेलते हुए चली थी, वे मुहरा चलते हुए रवि को बताते थे, या फिर तुम वही गलती कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने स्पासकी के खिलाफ अपने ऐतिहासिक मैच में की थी। वे शतरंज के हजारों खेलों को याद रख सकते हैं और फिर भी उन लोगों के नाम भूल जाते हैं जिनसे वे अक्सर मिलते हैं। रवि ने सोचा, तुम शतरंज की बिसात लगाओ। दादाजी ने अखबार नीचे रखते हुए कहा, मैं बस कोने की दुकान तक चलकर देखता हूँ कि तमिल अखबार आया है या नहीं। पापा आमतौर पर घर आते समय आपके लिए तमिल अखबार खरीद लाते हैं, लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं तो मैं अभी जाकर आपके लिए ले आता हूँ। रवि ने एक प्रपोजल रखा अपने दादाजी के सामने। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी माँ की तरह तंग नहीं करोगे रवि, मेरे साथ बच्चे की तरह व्यवहार करना। क्या उसने तुम्हें कहा है कि मुझे अकेले बाहर न जाने दो? क्या उसने तुम्हें यहाँ मुझे कैदी बनाकर रखने को कहा है? यह सोचकर दादाजी को क्या होना संदेह हुआ। रवि को एक पल के लिए दोषी महसूस हुआ, फिर उसने जल्दी से संभलते हुए वफादारी से कहा, बिल्कुल नहीं दादाजी, अम्मा आपके साथ कभी बच्चे जैसा या कैदी जैसा व्यवहार नहीं करेगी। अच्छा दादाजी ने चालाकी से कहा, तो फिर तुम्हें मेरे बाहर जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी? उन्होंने अपनी सुंदर चमकदार काली महोगनी लकड़ी की छड़ी उठाई जिसका पीतल का हत्था बाज के सिर के आकार में बना था, अपनी चमकदार पीली टोपी पहनी और अनाउंस किया, रवि तुम बिसात लगाओ, उससे पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। वे खुशी और आत्मविश्वास से अपनी छड़ी घुमाते हुए चले गए, रवि को दुविधा में छोड़कर। उसके दादाजी को बुरा लगता अगर वह साथ चलने पर जोर देता, और उसकी माँ गुस्सा होती अगर उन्हें पता चलता कि रवि ने उन्हें अकेले जाने दिया। उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाया जब दादाजी नीचे गए। रवि ने तय किया कि वह दादाजी का पीछा चुपचाप सुरक्षित दूरी से करेगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके
कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। फिर क्या हुआ सेकंड पार्ट में? पहला पार्ट याद रखना। सेकंड पार्ट, रवि बिल्डिंग से बाहर भागा और ठीक उसी समय पर उसने दादाजी की पीली टोपी को कोने से ओझल होते देखा। दादाजी का पहला पड़ाव बच्चों का पार्क था, जहां उन्होंने अपने लिए कागज की पुड़िया में मूंगफली खरीदी और एक बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते देखने लगे। रवि ने खुद को बहुत मूर्ख महसूस किया और उसे देखे जाने से बचने के लिए हाथी के आकार में तराशी गई एक छड़ी के पीछे छिपना पड़ा। उससे और भी बेवकूफ़ी लगी जब एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, क्या आप आँख मिचौली खेल रहे हो? मैं आपको छिपने की बेहतर जगह बता सकता हूँ। सर रवि बस इतना ही कह पाया था कि उसे ऊपर एक परछाई पड़ती महसूस हुई और जोरदार आवाज़ गूंजी, मेरे बच्चे को चुप कराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? तुम कौन हो? वह उस छोटे लड़के की माँ थी। फिर रवि सहसा कुछ आवाज़ कह पाता वही बात दोहराया, मैं तुम्हें चुप कराती हूँ बदतमीज लड़के, महिला ने धमकी भरे अंदाज में अपना छाता उठाते हुए कहा। सबसे बड़ी बेइज्जती तब हुई जब रवि को चारों हाथ पैर के बल रेंगते हुए पार्क से बाहर निकलना पड़ा, बेंचों के पीछे झुकते हुए, झाड़ियों के पीछे सरकते हुए और यह सोचकर खुश होते हुए कि दादाजी ने यह शोर नहीं सुना और उसे देख नहीं पाए। दादाजी का अगला पड़ाव था चाय की दुकान, और इस बार रवि ने उन्हें देखने के लिए एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे जगह ले ली। उसे तब बहुत शर्मिंदगी हुई जब पेड़ के नीचे बैठे फेरी वाले ने उसे अजीब नज़रों से देखा। यह जगह हमने बुक कर रखी है, एक महिला जो प्लास्टिक की कंघियाँ बेच रही थी उसी लहजे में बोली जैसे उसे बिना लाउड स्पीकर के किसी सभा को संबोधित करने के लिए कहा गया हो। यहाँ किसी नए विक्रेता के लिए जगह नहीं है। सर इतने ज़ोर से मत बोलिए, क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं कुछ बेच रहा हूँ? रवि ने उनसे पूछा। कौन जोर से बोल रहा है? बुजुर्ग महिला ने अपनी आवाज़ बस इतनी ऊंची की कि रवि उसे सुन सके, मानो वह सर के दूसरे छोर से उससे बात कर रही हो, इतनी तेज थी। तुम किस पर जोर से बोलने का इंजाम लगा रहे हो? और वह पेड़ के पीछे थे, तुम किससे छिप रहे हो? रिबन और क्लिप बेचने वाली एक और फेरी वाली ने पूछा। वह भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक थी जिन्हें कभी मेगाफोन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम हम में से किसी के बारे में बात कर रहे हो? एक और फेरी वाले ने पूछा। उन लोगों ने मिलकर रवि को घेर लिया। ओह ठीक है, रवि ने हार मान ली और एक चमत्कार चांदी रंग की कार के पीछे छिपने के लिए चला गया। अपने दादाजी पर नज़र रखने के लिए खिड़कियों में से झांकता रहा। दादाजी ने आराम से मीठी चाय की चुस्की ली, जो घर पे उन्हें पीने से मना किया जाता था। फिर 2 केले खाए, यह भी एक मना चीज़ थी उनके लिए, और फिर ठेले से खरीदी हुई आइसक्रीम खाई। ठीक है, रवि सोचता अगर माँ ये सब देखती तो क्या हो जाती? बेहोश हो जाती। दादाजी का नाश्ता खत्म होने तक रवि खुद गर्मी और परेशानी से बेहोश होने के करीब था। जब उसने दादाजी को सड़क पार करते हुए ट्रैफिक में टेढ़े मेढ़े निकलते देखा तो उसका जो चिंता था, उसका जो टेंशन था और बढ़ गया। जब उसने ब्रेक की तीखी आवाज़ सुनी तो उसकी घबराहट में आंखें बंद कर ली और ठीक समय पर खोली जब दादाजी नाई की दुकान में प्रवेश कर रहे थे। अब दादाजी टेबल टेनिस की गेंद की तरह गंजे थे, इसलिए रवि ने सोचा कि करीब से देखना उचित होगा। उसने सड़क पार की, पहले नाटकीय अंदाज से बाईं और फिर दाईं ओर देखा और फिर जल्दी ही नाई की दुकान के बगल में जो दुकान थी उसमें चला गया। लेकिन एक पल बाद ही महिलाओं की चीखों की बौछार के बीच बाहर निकला, क्योंकि वह एक महिला हेयर ड्रेसिंग सैलून निकला। महिला हेयर ड्रेसिंग सैलून आपको पता है ना क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? पार्लर कहते हैं। ठीक है, अच्छा ही हुआ कि मुझे बाहर निकाल दे, रवि ने सोचा, क्योंकि उसने दादाजी को तेजी से बस स्टॉप की ओर जाते और अरे नहीं, वहाँ रुकने वाली पहली बस पे चढ़ते देखा। बस की ओर तेजी से दौड़ना और उसके चलने से कुछ ही सेकंड पहले उस पर कूदकर चढ़ जाना किसी मामूली जासूस की हिम्मत तोड़ देता, लेकिन रवि को नहीं, जो हाँफते हुए बस में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह आगे कहीं दादाजी की पीली टोपी देख सकता था। बस के अंदर गर्मी थी, इसलिए दादाजी ने अपनी टोपी उतारी और पूरे भूरे बालों का सिर दिखा। रवि चौंक गया। उसने सोचा कि दादाजी नाई की दुकान से बिक तो नहीं खरीद सकते, और वह उस टोपी पहनने वाले का सामना करने के लिए धक्का मुक्की करते हुए बस में आगे की ओर बढ़ा। वह तो कोई बिल्कुल अजनबी व्यक्ति निकला। वह सफ़ेद पजामा और कमीज पहने हुआ था, जो दादाजी का सामान्य पहनावा था, और एकदम दादाजी जैसी पीली टोपी पहने था। लेकिन रुको, टोपी के किनारे पर कॉफ़ी का दाग था, बिल्कुल दादाजी की टोपी जैसा। दादाजी की टोपी रवि के मुंह से अचानक निकल गया। अजनबी ने प्यार से मुस्कुराते हुए रवि को बताया कि नाई की दुकान में एक दयालु बुजुर्ग सज्जन ने जोर देकर कहा था कि वह उनकी टोपी ले ले, क्योंकि बहुत गर्मी थी।
यह दादाजी के स्वभाव के अनुसार था, हमेशा उदार थे, लेकिन दादाजी अब कहाँ गए यह अब चिंता का विषय था। फिर यहाँ से स्टोरी का थर्ड पार्ट शुरू होता है। थर्ड पार्ट में क्या होता है, रवि नाई की दुकान में वापस गया। दादाजी वहाँ नहीं थे, वे पार्क में भी नहीं थे। रवि बहुत घबरा गया था। आखिरकार उसकी माँ ने उसे दादाजी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने पहले एक टेलीफोन बूथ से माँ को और फिर पिता को फ़ोन किया, लेकिन दोनों नंबर बिजी थे। चिंता के मारे रवि का बुरा हाल था। वह यह सोचते हुए घर की ओर चल दिया, क्या दादाजी वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। रवि को अत्यंत प्रसन्नता और राहत मिली जब उसने सामने का दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले दादाजी के खर्राटों की हल्की सी आवाज़ सुनी। वह बिस्तर के पास घुटने टेक कर बैठ गया और बुजुर्ग के चेहरे पर अपना गाल रख दिया। दादाजी की झुर्रीदार रिंकल्ड जो स्किन थी नक्शे की रेखाओं से भी ज़्यादा लकीरें थीं। दादाजी से नीलगिरी के मरहम और शेविंग क्रीम की महक आ रही थी। रवि अचानक अपने दादाजी के लिए स्नेह से भर गया और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन दादाजी नींद में केवल एक गुनगुनाहट सी आवाज़ निकाले। उसने दादाजी से कुछ न पूछने का फैसला किया, क्योंकि तब उसे यह बताना पड़ता कि वह उनका पीछा कर रहा था। आज तुम दोनों ने क्या किया, रवि की माँ ने ऑफिस से वापस आने पर पूछा। मेरी सुबह तो शांत रही, लेकिन रवि के बारे में मुझे नहीं पता। वह घर पर रहने और मेरी देखभाल करने की बजाय जैसा तुमने उससे कहा था बस गायब हो गया, दादाजी ने शांति से जवाब दिया, जबकि रवि बस उलझन और शर्मिंदगी के साथ अपनी दादाजी को देखता रह गया। दादाजी के पास रवि के लिए एक और आश्चर्य था, तोहफे की तरह पैक किया हुआ एक पार्सल। लेकिन पापा, रवि का जन्मदिन 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए, रवि की माँ ने अधीरता से कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है मैं जन्मदिन पर घर के हर बच्चे को तोहफा देता हूँ, क्या तुम भूल गई, दादाजी ने बड़े गंभीरता से पलट कर पूछा। रवि की माँ का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सामी हुई नज़रों से कैलेंडर की ओर देखा, जिस पर उन्होंने साल की शुरुआत में ही एक तारीख पर लाल गोला लगाकर पापा का जन्मदिन लिखा था। उनके लिए भी एक उपहार था और रवि के पिता के लिए भी, क्योंकि दादाजी अभी भी उन्हें अपने बच्चे मानते थे। दादाजी रवि के पिता की ओर मुड़े, जो अभी अभी कमरे में आए थे। मुझे लगता है मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम की ज़रूरत है अपनी याददाश्त के लिए। रवि की माँ का चेहरा शर्म से और गहरा लाल हो गया। रवि के पिता उलझन में दिखे। रवि ने अपना पहला उपहार खोला तो पाया कि वह एक मोटी हार्ड सरफेस वाली किताब थी, द वेस्ट डिक्टेटिव स्टोरीज। बेहतरीन कहानियाँ हैं रवि, तुम जासूस बनने के लिए इसमें से कुछ वाकई बेहतरीन नुस्खे सीख सकते हो। उदाहरण के लिए, किसी संदिग्ध का पीछा करते समय बेवकूफ़ बनने से कैसे बचे, दादाजी ने गंभीरता से कहा। मुझे नहीं लगता कि वह जासूस बनना चाहता है ना रवि, उसके पिता ने और भी भ्रमित होकर पूछा। मैंने अभी तय नहीं किया, रवि ने जवाब दिया, क्योंकि यह तय करने के लिए बहुत व्यस्त था कि दादाजी की आंखों में जो चमक थी वह मासूमियत की थी या शरारत की। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और ठीक है, इसी के साथ एक इसी में और भी लगा हुआ है स्टोरी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक पोएम है उसको पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। यह रविन्द्रनाथ टैगोर की अत्यंत भावपूर्ण और कोमल कविता है। टैगोर ने अपनी माँ को बहुत कम उम्र में खो दिया था। इस कविता में माँ की धुंधली यादों, फेडेड मेमोरी जो है, को 3 अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से जीवंत करते हैं। पहले पद में यानी पहले स्टेंजा में ध्वनि द्वारा कभी कहते हैं कि मैं माँ को याद नहीं कर सकता, पर कभी कभी खेलते हुए एक धुन कानों में गूंजने लगती है, वह धुन जो माँ पालने के लिए को हिलाते समय गुनगुनाती थी। पालने को यानी पालना पता है ना, जहाँ माँ बच्चे को रख करके वो झूला झुलाती है, तो वही तो पहला कह रहे हैं, वो सॉन्ग मेरे कानों में अभी भी इको होता है, गूंजता है। सेकंड स्टेंजा में बात करें तो स्मेल के द्वारा वो कहते हैं कि विंटर टाइम में कि सुबह जब शिवली के फूलों की खुशबू हवा में तैरती है, वह महक माँ की याद दिलाती है, जैसे मंदिर में सुबह की पूजा की स्मेल अच्छी सुगंध हो। तीसरे स्टेंजा की अगर बात करें तो साइड के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, जब कभी खिड़की से नीचे विशाल आकाश को देखते हैं, यानी कि विंडो से आके जो नीला आकाश उसको देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि माँ की शांत स्नेहमयी दृष्टि उनके चेहरे पे पड़ रही है और वह नज़र पूरे आसमान में फैल गई है। ठीक है, कविता में एक वर्ड यूज किया गया एनाफोरा, मतलब फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा यहाँ पे कह सकते हैं, जो बार बार आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर की क्या करता है, एक रिपीटेशन को करता है, पुनरावृत्ति करता है, जो एक बिंब योजना है, प्रतीकवाद है और संवेदी अनुभव का अद्भुत प्रयोग है। यह कविता कैसी है, तो छंद मुक्त है, राइम्स इसमें नहीं है और इसकी
भावपूर्णता क्या होता है कि जो रीडर होता है उसके हृदय की गहराइयों को छूती है। अगर इसका एक सेंट्रल थीम की बात करें तो माँ की यादें वो कहना चाहते हैं कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है। वे प्रकृति की हर संवेदना में, अगर संवेदना की बात करें, इमोशन की बात करें तो साउंड में, स्मेल में, साइट में जीवित रहती है। माँ का प्रेम असीमित और शाश्वत है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप पहली बार हैं तो वही लाइन फिर आपके लिए कि चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ नई सीरीज आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।